वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 172 है। ठीक है, उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक लास्ट टेस्ट में हो गया था। 171वें नंबर का टेस्ट जो था उसमें हमने 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक लोकसभा अध्यक्ष को कवर किया था और राज्यसभा के उपसभापति को किया था। ठीक है, और भारत के महान्यायवादी को किया था। अब आ जाइए राज्य में। राज्य का होता है महाधिवक्ता। ठीक है, और कवर करेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है, एक ही होता है पूरे भारत का। केंद्र का भी एक होता है। ठीक है, वही जो है स्टेट का भी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो महाधिवक्ता से रिलेटेड क्वेश्चन जो है महान्यायवादी के जैसे ही होंगे। ठीक है, वहाँ वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र है, यहाँ ये राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर यंत्र है। केंद्र का जो महान्यायवादी है उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, वही सारी क्वालिटी, और इसमें उच्च न्यायालय का जज बनने की सारी क्वालिटी लगेंगी इसको। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है, 31 से लेकर 40 तक जो है महाधिवक्ता से संबंधित प्रश्न चलेंगे। प्रश्न 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट और असत्य कथन वाले होंगे। तो राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के संबंध में 3 कथन है, यहाँ पर कौन सा इसमें करेक्ट होगा? संविधान के अनुच्छेद 135 में राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। वह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला गलत है, क्योंकि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य का जो महाधिवक्ता है उसकी नियुक्ति की जाती है राज्य के राज्यपाल द्वारा, संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा, जिसमें राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह ली जाती है। तो जहाँ जहाँ थर्ड है उसको हटा दीजिए, केवल पहला और दूसरा ये है इसका आंसर। ठीक है, तीसरा वाला जो है वो असत्य है। संविधान का अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, उस स्टेट के गवर्नर द्वारा। और ये जो राज्य का महाधिवक्ता है वो राज्य का सर्वोच्च कानूनी या विधि अधिकारी होता है। सलाह की बात करें तो जब राज्यपाल इसको नियुक्त करेंगे तो उस राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह लेंगे। ठीक है, योग्यता की बात करें तो योग्यता जो है हाई कोर्ट के जज के समान इसके पास योग्यता होनी चाहिए, यानी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने को जो योग्यता लगती है वही इसके पास होनी चाहिए। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, एक छोटा सा अमाउंट है। फुल टेस्ट सीरीज़ आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो, प्रिंट आउट करा के प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नागरिकता की बात करें, सिटीजनशिप की, तो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है महाधिवक्ता के लिए। अनुभव की बात करें तो 10 साल न्यायिक पद पर काम किया हो वो, या उच्च न्यायालय में 10 साल तक वकील रहा हो। महाधिवक्ता की योग्यता और कार्यकाल के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, कौन सा सही होगा इसमें? महाधिवक्ता की नियुक्ति होने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है। संविधान द्वारा महाधिवक्ता का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु निश्चित किया गया है। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है तो संविधान में इसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है, ना इसका है ना ही है महान्यायवादी का। तो जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, केवल पहला और तीसरा बी है इसका आंसर। तो संविधान में महाधिवक्ता का जो कार्यकाल है वो तय नहीं है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये पद पर बना रहता है। नंबर 33, निम्नलिखित में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। अनुच्छेद 177 के अनुसार महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के दौरान मतदान करने का भी पूर्ण अधिकार है। वह अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है। जैसे अटॉर्नी जनरल है, मतदान नहीं कर सकता हो, ऐसे ये भी एडवोकेट जनरल भी मतदान नहीं कर सकता। सी गलत है। तो सी वाला सत्य है, क्योंकि अनुच्छेद 177 के तहत महाधिवक्ता को विधानमंडल, ठीक है, यानी विधानसभा या विधान परिषद की जो बैठकें होती हैं उसमें बोलने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है, ना इसको है ना उसको है। नंबर 34 पर आ जाइए। महाधिवक्ता के वेतन भत्तों से संबंधित 2 कथन है यहाँ पर। महाधिवक्ता का जो वेतन है संविधान की दूसरी अनुसूची में तय किया गया है।
और राज्यपाल द्वारा जो पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है, महाधिवक्ता वही प्राप्त करता है। महाधिवक्ता का वेतन संविधान की दूसरी अनुसूची में नहीं है, गलत है। हाँ, राज्यपाल जो निर्धारित करेगा इसका पारिश्रमिक वही इसको मिलेगा। ऐसे केंद्र में राष्ट्रपति महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित करता है, दूसरा सही है, केवल पहला गलत है। तो पहला वाला असत्य है। महाधिवक्ता का जो पारिश्रमिक है संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 165(3) के अनुसार वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राज्यपाल अवधारित करे, यानी डिटरमाइन। नंबर 35, महाधिवक्ता के कार्यों और अधिकारों के संदर्भ में 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? वह राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देता है, उसे राज्य विधानमंडल के सदस्य को मिलने वाले सभी विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त होती हैं, अनुच्छेद 194 में ऐसा लिखा है। वह भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल को पद से हटाने की सलाह दे सकता है। राज्यपाल तो इसको खुद नियुक्त करता है, उसको हटाने की सलाह कैसे देगा? ये तो कानूनी विषयों पर स्टेट गवर्नमेंट को सलाह देता है ना। तो हटा दीजिए 3, जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा, केवल पहला और दूसरा, ए है इसका आंसर। देखिए, महाधिवक्ता जो है वो राज्य का कानूनी सलाहकार होता है। उसका काम है राज्य से संबंधित कानूनी मुद्दों पर सलाह देना, ठीक है, और न्यायालय में राज्य का प्रतिनिधित्व करना, ना कि राज्यपाल को हटाने जैसी संवैधानिक प्रक्रिया में सलाह नहीं देता वो। नंबर 36 पर आ जाइए। महाधिवक्ता की सीमाएं हैं, उससे संबंधित 2 कथन है यहाँ पर। वह राज्य के विरुद्ध किसी मामले में सलाह या पैरवी नहीं कर सकता। राज्य के विरुद्ध, राज्य सरकार के विरुद्ध वह बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामले में आरोपी व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। बिल्कुल ये नहीं कर सकता, सीमाएं हैं उसकी, राज्य के महाधिवक्ता की, एडवोकेट जनरल की। दोनों के दोनों सही हैं, सी है इसका आंसर। तो महाधिवक्ता पर वे सभी सीमाएं लागू होती हैं जो महान्यायवादी पर लागू होती हैं, ताकि सरकार के हितों से कोई टकराव ना हो, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। 37वें प्रश्न में महाधिवक्ता से रिलेटेड 3 कथन है यहाँ पर। अनुच्छेद 165 केवल महाधिवक्ता के पद, नियुक्ति और कार्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 177 विधानमंडल के सदस्यों में महाधिवक्ता के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 194 महाधिवक्ता की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर, 1 2 3, ठीक है। तो तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। महाधिवक्ता से संबंधित मुख्य संवैधानिक अनुच्छेद यही तीनों हैं। अनुच्छेद 165 पद और कर्तव्य, अनुच्छेद 177 विधानमंडल में अधिकार, अनुच्छेद 194 विशेषाधिकार। चलिए 38वें प्रश्न में इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढिए। राज्य मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने पर महाधिवक्ता सामान्यतः अपना त्यागपत्र दे देता है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश महाधिवक्ता बन सकता है। महाधिवक्ता एक सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक की श्रेणी में आता है। राज्यपाल जब चाहे महाधिवक्ता को उसके पद से हटा सकता है। बिल्कुल हटा सकता है, राज्यपाल के ही तो प्रसाद पर यंत्र है वो। राज्य सरकार के त्यागपत्र देने पर महाधिवक्ता सामान्यतः अपना त्यागपत्र दे देता है, ठीक है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश महाधिवक्ता बन सकता है। और सी में है महाधिवक्ता एक सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक की श्रेणी में आता है। देखिए यहाँ जो गलत है वो है सी वाला स्टेटमेंट, ठीक है। महाधिवक्ता की ही भांति, महान्यायवादी की ही भांति महाधिवक्ता भी पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी नहीं होता, ना ही सिविल सेवा नियमों से बंधा होता है, तो सी वाला गलत है, ठीक है। उच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है वो महाधिवक्ता बन सकता है, ठीक बात है, सी वाला गलत है। 39वां प्रश्न है महान्यायवादी और महाधिवक्ता यानी अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की तुलना के संदर्भ में 3 कथन है यहाँ पर। महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। महान्यायवादी के लिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता चाहिए, जबकि महाधिवक्ता के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की। दोनों को ही संबंधित विधायिका में मतदान का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। देखिए मतदान के ही तो अधिकार नहीं है इन दोनों को, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, मतदान का अधिकार नहीं है दोनों को। तो जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए, केवल पहला और दूसरा, ए है इसका आंसर। तो महान्यायवादी को संसद में और ना ही महाधिवक्ता को विधानमंडल में मतदान यानी वोट करने का अधिकार है।
क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाइए। महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यदि किसी राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद है तो महाधिवक्ता दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में शामिल हो सकता है। विधानमंडल की किसी समिति में यदि उसका नाम शामिल हो जाए तो वह उस समिति में बोल सकता है। बिल्कुल बोल तो सकता ही है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, मतदान नहीं कर सकता। बस दोनों के दोनों करेक्ट हैं, ये सी हो गया इसका आंसर। तो दोनों के दोनों सत्य हैं। अनुच्छेद 177 स्पष्ट करता है कि महाधिवक्ता को दोनों सदनों में विधानमंडल द्वारा गठित किसी भी समिति में यदि वह सदस्य नामित हो तो बोलने और भाग लेने का अधिकार है, मतदान का अधिकार नहीं है। तो हो गया पूरा खत्म महाधिवक्ता। अब आ जाइए 41 से 50 प्रश्न तक चलेगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। अच्छा, अंग्रेजी में कंट्रोलर का यूज़ हुआ है और हिंदी में यूज़ हुआ है नियंत्रक का, जबकि नियंत्रक की अंग्रेजी कंट्रोलर बनती है। चलिए 41वें नंबर का प्रश्न है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत सीएजी का प्रावधान किया गया है। सीएजी भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का वह सार्वजनिक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस का संरक्षक होता है। बिल्कुल ये सब होता है सीएजी। और केंद्र और राज्य दोनों का एक ही सीएजी होता है। तो 1 2 3 किधर गया? बी में है। ठीक है। प्रबल संभावना है कि डी में ना होकर 1 2 3 उपरोक्त सभी किसी अन्य विकल्प में हो तो वो सारे के सारे स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तीनों के तीनों सत्य हैं। सीएजी देश की संपूर्ण वित्त प्रणाली का नियंत्रक होता है। अनुच्छेद 148 के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है सीएजी। सीएजी की नियुक्ति और पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सीएजी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। कार्यकाल उसका 65 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए होने तक वो अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र अपना पद धारण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र तो महान्यायवादी है ना, ये थोड़ी है। पहला और दूसरा सही है केवल। ठीक है। थर्ड को कर दीजिए एलिमिनेट, 1 और 2। तो तीसरा वाला गलत है। सीएजी राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र पद धारण नहीं करता, उसे सुरक्षा प्राप्त है और उसे केवल उसी रीति से और आधारों से हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 148 1 में इसका प्रावधान है। 43वें नंबर का प्रश्न, 4 में से कोई एक गलत होगा। सीएजी पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद का पात्र नहीं होता। सीएजी का वेतन और अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। सीएजी का वेतन उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन के बराबर होता है। सीएजी के प्रशासनिक खर्च जिनमें उसके वेतन भत्ते शामिल हैं संसद के वार्षिक मतदान के अधीन नहीं होते। गलत है ये, डी आंसर अपना। तो डी वाला सही नहीं है। अनुच्छेद 148(6) के अनुसार सीएजी के कार्यकाल का प्रशासनिक खर्चा, वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है। जिन पर संसद में मतदान नहीं कराया जाता। सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों के संबंध में 2 या 3 कथन होंगे, देखते हैं कितने होंगे। सीएजी भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य की संचित निधि से होने वाले सभी खर्चों का अंकेक्षण यानी ऑडिट करता है। वह भारत की आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि के खर्चों की भी परीक्षा करता है। दोनों सही हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है वह केवल केंद्र सरकार के खातों का ऑडिट करता है, राज्यों का नहीं। राज्यों का भी तो करता है। 1 और 2। तीसरा वाला असत्य है। सीएजी केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों दोनों के खातों का ऑडिट या अंकेक्षण करता है। चलिए 45वें नंबर का प्रश्न है। सीएजी द्वारा सौंपी जाने वाली रिपोर्टों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? चलिए, तो केंद्र सरकार के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति इन रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाता है। सीएजी राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, विनियोग खातों पर, वित्त खातों पर और सरकारी उपक्रमों पर। कौन सा सही है इन तीनों में?
पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ठीक है, तीनों के तीनों करेक्ट हैं। 1 2 3 डी है इसका आंसर। अनुच्छेद 151 के अनुसार सीएजी केंद्र के खातों से संबंधित रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति ये जो रिपोर्ट है संसद के पटल पर रखवाता है और संबंधित राज्य से संबंधित जो रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंपता है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों का होता है ना। और राज्यपाल क्या करेगा, विधानमंडल में रखवाएगा। ठीक है, 3 प्रकार के ऑडिट प्रस्तुत करता है, सरकारी उपक्रमों पर, विनियोग खातों पर, वित्त खातों पर। 46वें नंबर का प्रश्न, सीएजी और लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति को बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के संबंध में 2 कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा। सीएजी संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है। लोक लेखा समिति सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। ये वही लोक लेखा समिति है जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। 1 साल का इसका कार्यकाल होता है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी की बैठकों में सीएजी सहायता करता है और उसकी रिपोर्टों के आधार पर ही पब्लिक अकाउंट कमेटी वित्तीय अनियमितताओं पर संसद में अपनी रिपोर्ट देती है। 47वें नंबर का प्रश्न है, 4 में से कोई एक गलत होगा। भारत का सीएजी केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है, जबकि ब्रिटेन का सीएजी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक दोनों की भूमिका निभाता है। भारत में सीएजी की स्वीकृति के बिना भी संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सीएजी को संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना था। सीएजी किसी भी निजी निगम का पूर्ण अंकेक्षण करने के लिए बाध्य है। निजी निगम का नहीं करता, ये डी गलत है। डी गलत है, वही आंसर है। डी जो है असत्य है। निजी निगमों या कंपनियों का ऑडिट सीएजी नहीं करता। यहाँ तक कि कुछ सार्वजनिक निगमों जैसे कि LIC, RBI का ऑडिट भी निजी परीक्षकों द्वारा किया जाता है, ना कि सीधे सीएजी द्वारा। 48वें नंबर का प्रश्न है, सीएजी के पद से हटाए जाने यानी जो रिमूवल प्रोसेस है उससे संबंधित 3 कथन है यहाँ पर। सीएजी को पद से कैसे हटाया जाएगा, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र तो होता नहीं है, इसको वैसे ही हटा जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। इसे संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही हटाया जा सकता है। हटाने का आधार जो है सिद्ध कदाचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर या असमर्थता यानी इनकैपेसिटी होना चाहिए। राष्ट्रपति इसे अपनी इच्छा से किसी भी समय मंत्रिपरिषद की सलाह पर हटा सकता है। ऐसे कैसे हटा सकता है, पूरी प्रक्रिया होगी। तो 3rd को हटाएंगे हम तो फिलहाल। तो तीसरा वाला जो है असत्य है। सीएजी को राष्ट्रपति अपनी मर्जी या केवल कैबिनेट की सलाह से नहीं हटा सकता। उसे हटाने की वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया होती है, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करो और सिग्नेचर लो राष्ट्रपति के। 49वें नंबर का प्रश्न, 2 कथन। संविधान के अनुच्छेद 149 के तहत संसद को सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां निर्धारित करने का अधिकार है, हमारी पार्लियामेंट को। संसद ने इसी के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 पारित किया था, जो उसके कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा शर्तों से संबंधित है। बिल्कुल, दोनों के दोनों सही है, सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। अनुच्छेद 149 संसद को और सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों को कानून बनाकर तय करने की शक्ति देता है, जिसके तहत 1971 का अधिनियम लागू किया गया। 50वां प्रश्न है, स्थानीय निकायों यानी लोकल बॉडीज़ और अन्य संस्थाओं के संदर्भ में सीएजी के अधिकारों पर विचार करेंगे। 2 कथन यहाँ पर, कौन सा सत्य होगा इसमें। जब राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुरोध किया जाए तो वह किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का भी अंकेक्षण कर सकता है, जैसे कि स्थानीय निकाय हो गए। क्योंकि दोनों का होता है, केंद्र का होता है, राज्य का होता है, तो राष्ट्रपति की भी बात मानता है, राज्यपाल की भी मानेगा। सही है स्टेटमेंट। सीएजी ऐसे सभी निकायों या प्राधिकरणों के प्राप्तियों और खर्चों का ऑडिट करता है जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार के राजस्व से प्राप्त अनुदान मिलता है। बिल्कुल, तो दोनों के दोनों ये सत्य हो गए, सी हो गया इसका भी आंसर। ठीक है, दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। अनुच्छेद 149 और 1971 के अधिनियम के तहत सीएजी सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थाओं तथा राष्ट्रपति या राज्यपाल के विशेष अनुरोध पर स्थानीय निकायों या अन्य संस्थाओं का पूरक या पूर्ण ऑडिट कर सकता है।
तो ये 50 प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हमने कवर कर लिए 2 टेस्ट में, ठीक है। इन सभी की आप फुल टेस्ट पीडीएफ से जुड़ सकते हैं। ये जो नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके फुल टेस्ट सीरीज़ आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। एक छोटा-सा अमाउंट है। इतना कम इसलिए है ताकि सभी लोग इसको ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकें, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये सारे के सारे प्रश्न एम लक्ष्मीकांत से लिए गए हैं। धन्यवाद।